बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट MD-CAT टॉपिक 7 का एक बड़ा ही अहम टॉपिक जिससे MCQs जो हैं वो हर साल आते हैं पेपर में। ये टॉपिक बेसिकली वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड है और स्टूडेंट्स को ये पहले बहुत मुश्किल लगता भी है याद करने में, समझने में। तो सबसे पहले तो मैंने आपको सजेस्ट यही करना है कि आप जो मेरा बेसिक FSC वाला लेक्चर है उसको अच्छे से सुनेंगे। उसमें हर फार्मूला की डेरिवेशन को गौर से समझना है कि वो किस तरीके से की गई है। फिर इस लेक्चर को मैं टोटली एंटी टेस्ट ओरिएंटेड करूँगा। इसमें डिफरेंट फेजेस होंगे, उसमें कुछ फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे, हम इंटेंसिटी रिलेशंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशंस पे बात करेंगे। यानी एक एक करके मैं आपको तरतीब से जो पॉसिबल क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं वो उनके आइडियाज़ दूंगा। फिर एंड पर एक काफ़ी ह्यूज क्वेश्चन बैंक है इंटरफेरेंस का और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। तो आपने इस टॉपिक को समझने के लिए या इवन डिफ्रैक्शन को समझने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले वेव फ्रंट्स का लेक्चर सुनना, ठीक है। वेव फ्रंट का लेक्चर आपको बेसिक आइडिया देगा कि वेव्स को हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन तक लेकर कैसे जाएंगे। नंबर 1 सिमेट्री, नंबर 2 फिर इस लेक्चर में बेसिक हम एम्फसाइज करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर। तो उसमें सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट की अरेंजमेंट और इसमें यूज़ होने वाले जो नोटेशंस हैं स्टूडेंट्स उनको आपके माइंड में होना चाहिए क्लियरली। ये दो स्लिट्स हैं S1 और S2, इनका जो डिफरेंस है डिस्टेंस बिटवीन देम वो है D। अब यहाँ पर जो स्लिट साइजेस हैं वो भी हमने इक्वल रखने हैं ताकि हमें मैक्सिमम ब्राइट और मैक्सिमम डार्क के स्पॉट्स मिल सकें। यहाँ पर मैंने रेड और ब्लैक से इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया हुआ है। यहाँ जहाँ मैंने ब्लैक लाइन लगाई है CB सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, ठीक है। अब कुछ नोटेशंस, दोनों स्लिट्स का डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट होगा D से। तो जहाँ भी स्लिट स्पेसिंग का MCQ में वर्ड आए तो स्टूडेंट्स आपने D यूज़ करना है। ये जो L डिस्टेंस है ये स्लिट और स्क्रीन, यहाँ पे वर्ड जहाँ पे स्क्रीन आएगा वहाँ पे आपने L डिस्टेंस को यूज़ करना है। देन कोई सी भी दो ब्राइट या कंजेक्टिव ब्राइट और कंजेक्टिव डार्क। कंजेक्टिव ब्राइट और कंजेक्टिव ब्राइट का मतलब है कि लेट से ये थर्ड है तो उससे अगली कंजेक्टिव फोर्थ होगी। ये सेकंड ब्राइट है तो इससे नेक्स्ट थर्ड होगा। उनका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए del y। अच्छा, सेंट्रल ब्राइट से किसी भी डार्क या किसी भी ब्राइट का डिस्टेंस मेजर करना है तो उसको सिंपल y से डिनोट करना है, ठीक हो गया। फिर अभी फर्स्ट पार्ट में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ द कंडीशंस ऑफ पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस। एक चीज़ जो आपने बेसिक लेक्चर से, जो इसका बेसिक लेक्चर FSC का, उसे देखा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है जब दो वेव्स इन फेज हों, ठीक है, लाइक दिस, इफ टू वेव्स सुपरपोज लाइक दिस, क्रस्ट के सामने क्रस्ट, ट्रफ के सामने ट्रफ, तो इट विल गिव यू अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड। ऑलराइट, तो ये कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नंबर 2, if you have waves out of phase, क्रस्ट के सामने ट्रफ है, ट्रफ के सामने क्रस्ट है, तो देयर विल बी नो रिजल्टेंट वेव। तो ये कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हमने दो वेव्स के बारे में ये जानना है कि आखिर किन पॉइंट्स पे वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं और किन पॉइंट्स पे वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं, वो पॉइंट्स हमने समझने। तो मैं उसी लेक्चर का एक पार्ट जो एनिमेटेड था उसको मैं थोड़ा सा फिजिकली समझा दूं कि लेट्स एक पूरी वेव है आपके पास, तो इस वेव की लंबाई कितनी है, उसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं? वेव लेंथ। तो इस पूरी वेव का जो पाथ है वो लैम्डा है, यानी दैट इज 0.0 एंड दैट वन इज पॉइंट लैम्डा। फिर हर वेव की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होती है, जैसे ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और यहाँ पे 360। तो अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछें एक पूरी वेव की तो वो होती है स्टूडेंट्स 2 पाई रेडियंस। तब आपने इन दो लफ्ज़ों पे गौर करना है, पाथ लैम्डा, फेज 2 पाई। जहाँ वर्ड पाथ होगा वहाँ पर लैम्डा के मीनिंग्स में आंसर्स आएंगे और जहाँ फेज के बारे में बात होगी वहाँ पर पाई इन्वॉल्व होगा। नाउ लेट्स से हमारे पास ये वेव नंबर 1 है,
ये लेट्स से 3 वेव्स हैं जो इस सर्टेन डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही। अब हम एक और वेव इसके साथ मुकाबले में लाते हैं। अब गौर से देखें, जैसे आप एनिमेशन में भी देख चुके थे कि दोनों के दरमियान कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। अच्छा, इसका ताल्लुक इस इमेज के साथ कैसे होगा? लेट्स से स्लिट S1 से एक वेव सेंटर तक पहुंचती है और स्लिट S2 से एक वेव सेंटर तक पहुंचती है, तो दोनों तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही, यानी दोनों के पाथ्स के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वही कंडीशन है। अच्छा, अब अगर पाथ्स के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, तो इट मीन्स कि जो पाथ डिफरेंस है वो इस वक्त कितना है? 0, या यूं कह ले 0 वेवलेंथ का पाथ डिफरेंस है। नंबर 2, अब हम ये करते हैं कि यहाँ से एक वेव आगे शिफ्ट कर देते हैं, यानी ये वेव लेट से हमने यूँ आगे फॉरवर्ड शिफ्ट कर दी, ये वेव आगे ट्रैवल कर गई। अब यूँ समझें स्क्रीन से कि S1 से एक वेव आई है इस रेड स्पॉट तक और S2 से एक वेव गई है इस रेड स्पॉट तक। अब ऑब्वियसली S2 को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ये वो ग्रेटर डिस्टेंस है जो ये ट्रैवल कर रही है। अब आप देखें, अभी भी क्रस्ट के सामने क्रस्ट है, ट्रफ के सामने ट्रफ है, इंटरफेरेंस अभी भी कौन सा हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव। तो स्टूडेंट्स, हम ये कौन से इंटरफेरेंस को डिस्कस कर रहे हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, कि किन जगहों पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सुनाओ, अब ज़रा गौर से देखें, अब इन दोनों वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस कितना है? 1 वेवलेंथ। फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई। सुनाओ, इंटरफेरेंस इज स्टिल कंस्ट्रक्टिव, तो अब जो पाथ डिफरेंस है, पहले फेज भी 0 था, पाथ भी 0, अब पाथ डिफरेंस हो गया स्टूडेंट्स 1 वेवलेंथ, और फेज डिफरेंस कितना हो गया? 2 पाई रेडियंस। नंबर 1। नाउ जस्ट अगेन इमेजिन कि एक वेव और आगे इसको शिफ्ट कर देते हैं। इट्स लाइक कि यहाँ से एक वेव जाए इस रेड स्पॉट तक और S2 से एक वेव ट्रैवल करके इस स्पॉट तक आके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे, तो आप देखें मज़ीद एक लैम्डा और मज़ीद 2 पाई इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब इन दोनों वेव्स के दरमियान जो टोटल पाथ डिफरेंस है वो कितना हो गया? 2 लैम्डा। फेज डिफरेंस स्टूडेंट्स कितना हो गया? 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई। सो अगर हम इस वेवलेंथ को लैम्डा 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 आगे शिफ्ट करते चले जाएंगे तो स्टूडेंट्स पाथ डिफरेंस क्या होता रहेगा? 3 लैम्डा हो जाएगा, फिर 4 लैम्डा हो जाएगा, और अल्टीमेटली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए स्टूडेंट्स याद रखना है जो पाथ डिफरेंस की कंडीशन होती है वो होती है n लैम्डा, where n must be the whole numbers 0, 1, 2 and so on। अब बात आई फेज डिफरेंस की, तो 2 से 4 हुआ, 4 से 6 पाई होगा, 6 से 8 पाई होगा, यानी इन शॉर्ट जो फेज डिफरेंस की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2 पाई n। यहाँ पर फिर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 होगा, लेकिन आपके पास हमेशा फेज डिफरेंस के लिए कौन सा नंबर आएगा? इवन नंबर आएगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होल नंबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो अगर दो वेव्स के दरमियान कोई पाथ या फेज डिफरेंस ना हो, इंटरफेरेंस तब भी कंस्ट्रक्टिव, 1 वेवलेंथ के डिफरेंस पे भी कंस्ट्रक्टिव, 2 वेवलेंथ पे भी कंस्ट्रक्टिव। तो अब देखिए, आप कह सकते हैं कि एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट तक पाथ डिफरेंस कितना होता है? 1 वेवलेंथ। एक ब्राइट से इस थर्ड ब्राइट तक कितना पाथ डिफरेंस होगा? 2 वेवलेंथ्स, और फेज डिफरेंस इसी तरह 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। यहाँ तक हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? सिमिलरली इमेजिन कर लेंगे ये स्लिट S1 से जाने वाली वेव है और यहाँ जो वेव आनी है वो स्लिट S2 से आ रही। अब जस्ट इमेजिन कि स्लिट S1 और S2 के दरमियान शुरू में ही एक फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस है। फेज डिफरेंस है λ/2 का और पाथ डिफरेंस है पाई का। वेव की स्टार्टिंग होती है इस पॉइंट से। इट्स लाइक कि S1 से एक वेव आती है इस डार्क स्पॉट तक,
ठीक है, और S2 से एक वेव आती है इस डार्क स्पॉट तक। अब S1 से रास्ता कम ट्रैवल करना पड़ रहा है, S2 से रास्ता ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, और इनके दरमियान ये एक अगर स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करें तो देखें यहाँ तक ये दो रास्ते ऑलमोस्ट सेम है और ये इजाफी रास्ता है। तो ये वो इजाफी रास्ता है जो इस वक्त पाथ डिफरेंस का काम कर रहा है। तो अब देखें, सबसे पहले ये जज करें इंटरफेरेंस कौन सा हो रहा है। ट्रफ के सामने क्रस्ट है, क्रस्ट के सामने ट्रफ है, तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस स्टूडेंट्स? पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2 एंड व्हाट इज द फेज डिफरेंस? दैट इज पाई रेडियंस। ऑलराइट, अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर इसको उसी तरह एक वेवलेंथ आगे शिफ्ट करना है, ठीक है, वन वेवलेंथ आगे शिफ्ट कर दिया। अच्छा पहले शुरू में तो हाफ का था, लेकिन एक वेवलेंथ आगे शिफ्ट करने से पाथ डिफरेंस कितना आया लैम्डा, फेज डिफरेंस कितना आया 2 पाई। अच्छा अभी भी देखें इंटरफेरेंस क्या है, ट्रफ क्रस्ट कैंसिल हो जाएंगे, क्रस्ट ट्रफ कैंसिल हो जाएंगे, अभी भी इंटरफेरेंस कौन सा चल रहा है, डिस्ट्रक्टिव। इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो डिस्ट्रक्टिव होगा, देखिए यहाँ से S1 से फासला और ये S2 से फासला। अच्छा जी, यहाँ तक तो डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, ये एडिशनल पाथ है। अब ये एडिशनल पाथ कितना है, लैम्डा बाय 2 पहले था प्लस लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस की इक्वेशन क्या बनी स्टूडेंट्स, 3 लैम्डा बाय 2, और फेज की क्या बनेगी, पाई प्लस 2 पाई, 3 पाई। अब देखें पहले पाथ था 1 लैम्डा बाय 2, नेक्स्ट पाथ आया 3 लैम्डा बाय 2, इससे नेक्स्ट क्या आएगा 5 लैम्डा बाय 2, इससे नेक्स्ट क्या आएगा 7 लैम्डा बाय 2। इन शॉर्ट के जो पाथ डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स, वो आपके पास आएगा कोई भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा बाय 2, और यहाँ पर फेज पहले था 1 पाई, फिर हुआ 3 पाई, फिर कितना होगा 5 पाई, फिर 7 पाई, यानी कि फेज के लिए कोई भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय पाई हो जाएगा। तो इन कंडीशंस को, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स, उसको हम जनरलाइज करें तो पाथ की कंडीशंस यूँ लिखी जाती हैं, 2n-1 लैम्डा बाय 2 ये भी इसकी कंडीशन है, 2n+1 लैम्डा बाय 2 ये भी इसकी कंडीशन है, n+1/2 लैम्डा ये भी लिखा जा सकता है फॉर्मूला, n-1/2 लैम्डा ये भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है। और अगर n लैम्डा बाय 2 लिखें तो यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी होगा कि n मस्ट बी 1, 3, 5 एंड सो ऑन। फ़र्क समझ लें, इन 4 फार्मूलाज में n की वैल्यूज़ आप 0, 1, 2, 3 इसी तरह लेंगे, और इस फार्मूला में n लैम्डा बाय 2 में आपको मेंशन करना होगा कि n = 1, 3, 5 एंड सो ऑन लिया जाएगा। तो अब आपने स्टूडेंट्स पाथ डिफरेंस की कंडीशन n लैम्डा किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए, और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। फेज डिफरेंस की कंडीशन है 2 पाई n, इवन नंबर आएगा किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए, और ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ पाई किसके लिए आएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्लाइड में एक तो मैं यहाँ पर पूरे टॉपिक के जो फॉर्मूलाज हैं उनको समराइज कर दूँ, और फिर थोड़े से ट्रिक्स आपको बता दूं कि इन फार्मूलाज को कब और कैसे यूज़ करना है। नंबर 1 सिचुएशन, फिर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए फार्मूलाज कैसे वेरी करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कहीं भी क्वेश्चन पाथ डिफरेंस के लिए, तो स्टूडेंट्स इसमें आपने टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि d sin थीटा इसका पाथ डिफरेंस का जो है वो फार्मूला बनता है, और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो d sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू m लैम्डा, जैसे मैं पिछली स्लाइड में बताया गया कि n लैम्डा मस्ट बी द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपने रिलेशन यूज करना है m+1/2 लैम्डा। ये जो m है इसे कैसे यूज करना है ये मैं भी बताता हूँ। फिर दूसरी चीज आती है कि डिस्टेंस ऑफ mth फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, ये रहा सेंट्रल ब्राइट। अब इससे कोई सी भी ब्राइट, अगली ब्राइट फ्रिंज, अगर ब्राइट वर्ड यूज हो, अगर मैक्सिमा यूज हो, अगर कंस्ट्रक्टिव यूज हो, यानी फॉर एग्जांपल
व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट? तो आई विल यूज द रिलेशन वाई एम इज इक्वल टू एम लैम्डा एल ओवर डी। अब सेकेंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट के लिए m की वैल्यू हम यहां पर यूज करेंगे 2। अच्छा, जो सेंट्रल ब्राइट है स्टूडेंट, अगर चाहिए नजर आने वाला पहला ब्राइट है, यानी अगर आपके पास वैसे वर्ड यूज हो ना कि द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज तो यही है, लेकिन इसके अगर ऑर्डर की बात की जाए तो इसे हम जीरो ऑर्डर इमेज कहते हैं। ये बात अपने पास लिख लेनी है। द सेंट्रल इमेज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो नोन एज जीरो ऑर्डर इमेज। यहां तक बात क्लियर? अब अगर कहा जाए फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, तो M1 लिया जाएगा। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, तो M2 लिया जाएगा। अब मैं फ्रॉम का वर्ड यूज कर रहा हूं, ये बात बड़ी पते की बात है और ये आपकी बुक के पहले 2 न्यूमेरिकल्स में ही आपको मेरी ये बात वेरीफाई हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं द सेकेंड ब्राइट स्पॉट, जस्ट मैं आपके पास वर्ड बोलूं द सेकेंड ब्राइट स्पॉट, तो सेकेंड ब्राइट स्पॉट तो ये है, क्योंकि पहला तो खुद सेंट्रल है। तो अब मेरी बातों से कंफ्यूज नहीं होना, गौर से सुन लेनी है बात। अगर आपके पास किसी फ्रिंज का जिक्र वैसे ही किया जाए जी सेकेंड ब्राइट, तो ये नजर आने वाली सेकेंड है, लेकिन अगर इसका ऑर्डर पूछा जाएगा तो ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, इससे नेक्स्ट का ऑर्डर 3 होगा। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक हवाला देता हूँ। आपकी बुक का न्यूमेरिकल नंबर 1 है जिसमें ये फॉर्मूला यूज होना है। उसमें वो कहता है कि द फर्स्ट वे फाइंड द एंगल एट विच द फर्स्ट मिनिमम विल फॉल। अब उसने फर्स्ट मिनिमम कहा, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम नहीं कहा। इसकी एक्सरसाइज में आपने डेरिवेशन इस न्यूमेरिकल की देखनी है लाजमी, मैं आपको जो कुछ हिंट्स दे रहा हूँ। अब उसने जब फर्स्ट मिनिमम कहा ना स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल में उसने m इज इक्वल टू 0 यूज किया। वाई? अब थोड़ा सा इस पैटर्न को समझ लें। अब मैं इस पैटर्न पे फोकस कर रहा हूँ। अब मैं जो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तवज्जो पूरी इधर होनी चाहिए आपकी। जो पहला ब्राइट स्पॉट, यानी जिसे सेंट्रल ब्राइट स्पॉट कहते हैं, उसका m क्या होता है? 0। लेकिन अगर वैसे बातों में जनरली कहा जाए तो ये फर्स्ट ब्राइट स्पॉट है। ऑलराइट। इसके बिल्कुल साथ जो पहले पहले डार्क्स हैं, पहले पहले का वर्ड मैंने बोला फर्स्ट डार्क्स, तो उनका भी ऑर्डर क्या लिया जाएगा? 0 लिया जाएगा। तो पहला ब्राइट हो उसका भी ऑर्डर 0, पहले पहले डार्क्स हो तो उसका भी ऑर्डर 0 ही कंसीडर होगा। अब अगर आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है तो उसने कहा वेयर डज द फर्स्ट मिनिमम फॉल। अब उसने फर्स्ट मिनिमम कहा है, तो ये रहा फर्स्ट मिनिमम। m की वैल्यू क्या ली गई उसमें? 0। डेरिवेशन देख लेनी। न्यूमेरिकल नंबर 2 पे आ जाए। न्यूमेरिकल नंबर 2 पे उसने कहा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। इसका मतलब है कि अब हमने डिस्टेंस लेना ही यहाँ से है और जाना कहाँ तक है? सेकेंड ब्राइट फ्रिंज तक। अब जब आपको सेंट्रल ब्राइट मेंशन कर दिया जाए तो फिर आपने जो डिजिट बोला गया है वही नंबर काउंट करना। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, तो m की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे? 2 कंसीडर करेंगे। यहाँ ये वाला पोर्शन अगर आपको कोई मसला हो स्टूडेंट्स इसमें, तो आपने एक दफ़ा दोबारा से ये पार्ट सुन लेना है, और जब तक आप इसके बारे में क्लियर ना हो जाए आपने आगे बढ़ना नहीं है। फिर आगे क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने MCQs ऐड किए हैं, वो सारे MCQs आप इन चीज़ों को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है जब वो कहे कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ 5th ब्राइट स्पॉट फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। तो ये फॉर्मूला क्यों? क्योंकि ये ब्राइट की कंडीशन में आता है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 4th डार्क बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपने ये फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि ये डार्क की कंडीशंस के लिए वेरीफाई होता है। और अब लास्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कंसेक्टिव स्पॉट्स के दरमियान, द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्टिव डार्क
द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव ब्राइट, और यू कैन से द विड्थ ऑफ एनी फ्रिंज। तीन चीज़ें, कंसेक्टिव डार्क डिस्टेंस, कंसेक्टिव ब्राइट डिस्टेंस हो या विड्थ ऑफ एनी फ्रिंज हो, तो विड्थ ऑफ एनी फ्रिंज का फॉर्मूला या कंसेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन बैंड्स का फॉर्मूला लैम्डा एल ओवर डी, लैम्डा एल ओवर डी, ये डार्क और ब्राइट दोनों स्पॉट्स के लिए सेम है। यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर दूँ। इंटरफेरेंस में स्टूडेंट्स तमाम स्पॉट्स की इंटेंसिटी एक जैसी होती है। द ब्राइट्स विल बी मैक्सिमम ब्राइट, द डार्क्स विल बी मैक्सिमम डार्क। नंबर 2, इंटरफेरेंस में तमाम स्पॉट्स की जो विड्थ है वो एक जितनी होती है, इवन वो सेंट्रल ही क्यों ना हो, जबकि डिफ्रैक्शन में सेंट्रल स्पॉट की विड्थ बाकियों से डबल होती है। तो ये फ़र्क याद रखना है बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में तमाम स्लिट्स की या तमाम बैंड्स की जो विड्थ है वो क्या होगी, सेम होगी। नंबर 3, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इंप्लीमेंट होता है। जितनी एनर्जी इसमें इस पैटर्न तक आ रही है उसके बारे में एक स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है, वही आपने एमसीक्यूज में चूज करना है कि व्हाट हैपन्स टू द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो देखें यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रक्ट हुई, डिस्ट्रक्ट इन अ मीनिंग के कैंसल आउट होगी वेव्स, बट यहाँ पर तो डबल होगी। तो एनर्जी अभी भी कंजर्व रहेगी लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। देयर विल बी नो एनर्जी एट द डार्क स्पॉट्स बट देयर इज द डबल एनर्जी बिफोर, पहले से डबल एनर्जी यहाँ पर होगी ब्राइट स्पॉट पे। तो एनर्जी कंजर्व है लेकिन क्या हो गई है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई है। यहाँ तक क्लियर। अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा ये फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए हैं, अब इनसे रिलेटेड आपका काम है कि आप इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स, आगे भी एमसीक्यूज बहुत दिए हैं और बुक पे भी जितने न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स मैंने दिए हैं वो आपने लाजमी करने हैं। कोई यहाँ तक आपको प्रॉब्लम हो तो आपने मेरे से कमेंट्स में पूछ लेना है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ा सा इस फॉर्मूला को। स्टूडेंट्स इसके बाद जो फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला है ये बड़ा ही अहम फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जो दूसरी एग्जांपल है, ठीक है। और इसी तरह न्यूमेरिकल्स में, फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी आई थिंक उसने बैंड विड्थ जो है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो फॉर्मूला इन में रखना है, डेल वाई लैम्डा एल ओवर डी। बेसिकली क्या है, किसी एक फ्रिंज की विड्थ, इसे भी डेल वाई कह सकते हैं, ब्राइट टू ब्राइट डिस्टेंस भी डेल वाई हो सकता है, डार्क टू डार्क डिस्टेंस भी डेल वाई हो सकता है। यानी ये फ्रिंज स्पेसिंग कितने रकबे पर मुहित है, कितनी लेंथ ऑक्युपाई कर रही है। अब एक एक पैरामीटर को हम सेपरेटली डील करते हैं। सबसे पहले हम डेल वाई का रिलेशन, एल डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ये एल डिस्टेंस है। अब देखें डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन क्या शो करता है कि अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो फ्रिंज स्पेसिंग भी बढ़ती चली जाएगी। नंबर 1, सो अगर हम डेल वाई को बीटा से डिनोट कर लें, अक्सर क्वेश्चंस में बीटा भी इसको कहते हैं कि डेल वाई फ्रिंज स्पेसिंग डिनोटेड बाय बीटा, तो बीटा 2 बाय बीटा 1 विल बी इक्वल टू L2 बाय L1 विच शोज द डायरेक्ट रिलेशन ऑफ फ्रिंज स्पेसिंग एंड द स्क्रीन डिस्टेंस। फिर अगर हम इस डी डिस्टेंस जो स्लिट डिस्टेंस है S1 और S2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो D है, इस डिस्टेंस के साथ रिलेशन इनवर्स है। यानी अगर ये स्लिट्स एक दूसरे के करीब आएंगी तो फ्रिंज साइज बढ़ता चला जाएगा, और अगर ये एक दूसरे से दूर जाएंगी तो फ्रिंज साइज कम होता जाएगा। सो इफ वी कॉल डेल वाई इक्वल्स टू बीटा, देन स्टूडेंट्स बीटा हैज एन इनवर्स रिलेशन विद डी। तो 2 by 1 विल बी इक्वल टू 1 by 2। तो ये दूसरा रिलेशन याद रखना है, इनवर्स। एक एक के साथ भी याद रखना है। फिर अगर दो डिफरेंट लाइट्स का कंपैरिजन हो तो उसमें एमसीक्यूज आगे हैं, मैंने साथ सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ उनको ट्रिक्स और हिंट्स को माइंड में बिठाना है और उनको एमसीक्यूज पे अप्लाई करते जाना है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द रिलेशन विद द वेवलेंथ। अगेन चूंकि डेल्टा वाई यानी साइज ऑफ फ्रिंज वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम को देखें तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स डी डिस्टेंस भी सबके लिए कांस्टेंट रखें, एल डिस्टेंस भी कांस्टेंट रखें, तो सबसे ग्रेटेस्ट साइज किसका होगा, रेड का। फिर ऑरेंज येलो ब्लू, ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वायलेट। यहाँ तक एक चीज़ हो गई। अच्छा यहीं से मैं आपको थोड़ा सा
वाइट लाइट इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट दे दूं। वैसे तो इंटरफेरेंस की कंडीशन है कि लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक एंड लाइट शुड बी कोहेरेंट। अगर दोनों स्लिट्स में से कोहेरेंट और मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम्स एंटर होंगी तो आपको यहाँ पे एक सस्टेन इंटरफेरेंस मिलेगा। मैंने वर्ड सस्टेन बोला, ऐसा इंटरफेरेंस जो कंट्रोलेबल हो, जिसे आप अपनी मर्जी से जितनी देर मर्जी चाहें जो है वो उससे इंटरफेरेंस पैटर्न बनाए रखें। नंबर 1। नंबर 2, मोनोक्रोमैटिक, दोनों तरफ से सेम कलर की लाइट एंटर हो रही हो। जैसे लेट से अगर हमने रेड लाइट से इंटरफेरेंस किया है तो तमाम ब्राइट स्पॉट्स रेड हैं, ठीक है, और बाकी हर जगह पे डार्कनेस है। नाउ सी, यूँ भी क्वेश्चन आता है कि अगर एक स्लिट के आगे कोई और कलर का फिल्टर लगा दिया जाए। लेट से मैं कहता हूँ कि हमने यहाँ से रेड लाइट एंटर किया ना, बट मैं यहाँ पर एक इस स्लिट के अक्रॉस एक ब्लू फिल्टर लगा देता हूँ। अब देखें, यहाँ से रेड लाइट एंटर हो रही, यहाँ से ब्लू लाइट एंटर हो रही है, तो मोनोक्रोमेटिसिटी तो ख़त्म हो गई। सो अगर आप डिफरेंट कलर्स के फिल्टर्स यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, तो फिर आपके पास कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा। ये बात भी क्लियर होगी। नंबर 2, अच्छा अब आप फिल्टर कोई नहीं यूज़ कर रहे। लेट से आप यहाँ पर एक शीशे की प्लेट रख देते हैं, एक ग्लास प्लेट रख देते हैं। अब ग्लास प्लेट तो ट्रांसपेरेंट होती, वो वेव सिर्फ और सिर्फ लाइट का फेज चेंज कर सकती है। इट कैन ओनली चेंज द फेज ऑफ द लाइट, यानी रास्ता में थोड़ा सा ऊंच नीच पैदा कर सकती है, बट वो फ्रिंज स्पेसिंग पे कोई फर्क नहीं डाल सकती। तो ये दो बातें दोबारा से सुन लेनी अच्छे से। पहली बात कि अगर आप डिफरेंट फिल्टर्स यूज़ करेंगे तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है, और अगर आप कोई ग्लास प्लेट यूज़ करते हैं तो इंटरफेरेंस होगा, बस पैटर्न थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट और राइट। अब बात आती है वाइट लाइट इंटरफेरेंस पे। स्टूडेंट्स, जब हम एक सिंगल कलर यूज़ करते हैं, ये सारी बातें वो हैं जो मैं आपको पूरे यूँ समझ लें कि एमसीक्यूज़ का एनालिसिस करके सारे निचोड़ बता रहा हूँ कि कौन कौन सी बातें आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं। अब आपके सामने फॉर एग्जांपल आपने रेड लाइट से बहुत सारे पैटर्न ले लिए। चलें, यहाँ तो मैंने मेंशन कर दिया ना कि ये सेंट्रल ब्राइट है, लेकिन जब असल में इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है तो ये बहुत बारीक पैटर्न होता है और हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि हम काउंट करके देख सकें जी कौन सी सेंट्रल ब्राइट है। तो बात अब गौर से सुनिए, ये जानने के लिए कि कौन सा स्पॉट सेंट्रल स्पॉट है, हम इसी इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट में वाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं। अब क्या होगा, 7 कलर्स इस तरफ से एंटर होंगे, 7 कलर्स इस तरफ से एंटर होंगे। ये 7 के 7 कलर्स जिस एक नुक्ते पर इकट्ठे होंगे वहां पे कौन सा कलर बनेगा, वाइट। बट उसके बाद वाइट लाइट के फौरन बाद एडजेसेंट होगा वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन एंड सो ऑन। बट हमें कौन सा स्पॉट लोकेट करना है, सेंट्रल स्पॉट। तो यहाँ पे एक और एमसीक्यू बता रहा हूँ कि अगर वाइट लाइट शाइन की जाए, ठीक है, बहुत थोड़ा सा सिमेट्रिक वे में, तो जहाँ पर सेंट्रल स्पॉट होगा सिर्फ वहीं पे एक वाइट स्पॉट बनेगा। उसके बाद आपको कंसेक्टिव कलर्स नज़र आएंगे, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर कोई भी ऐसा सिमेट्रिक पाथ डिफरेंस जो है वो क्रिएट नहीं होगा। तो नाउ अगेन समराइज द थिंग्स, अगर इंटरफेरेंस वाइट लाइट से होगा तो सेंट्रल स्पॉट वाइट होगा, उसके बाद कंसेक्टिव वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, और सबसे एंड पे कौन सा होगा, रेड होगा। फिर एमसीक्यूज आते हैं कि इफ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड विद द ग्रीन लाइट देन व्हाट हैपेंस टू द फ्रिंज स्पेसिंग। पैटर्न याद रखना है, चूंकि ग्रीन, ठीक है, ग्रीन की जो वेवलेंथ है वो रेड से कम है, लिहाजा ग्रीन का जो बीटा है वो कम हो जाएगा पहले से। यानी अगर हम रेड की जगह ग्रीन यूज करेंगे तो पैटर्न सुकड़ जाएगा, ग्रीन की जगह रेड रिप्लेस कर देंगे तो पैटर्न इनलार्ज हो जाएगा, इनहैंस हो जाएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको क्या बातें बताई, वेवलेंथ ऑर्डर, सेंट्रल स्पॉट को लोकेट करना हो तो वाइट लाइट यूज होती है, वाइट लाइट से सिर्फ एक सेंट्रल स्पॉट वाइट बनता है, उसके बाद स्मॉलेस्ट वेवलेंथ से साइज कहाँ तक जाता है, लार्जेस्ट वेवलेंथ तक, फिर उसके बाद मीडियम डिपेंडेंसी पे आ जाए। अक्सर सवाल आते हैं कि अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाले अपरेटस को किसी और मीडियम में डिप कर दें, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास अपरेटस पड़ा हुआ है एयर में, अगर हम इसी अपरेटस को शिफ्ट कर देते हैं वाटर में, तो व्हाट विल हैपन टू द फ्रिंज स्पेसिंग।
नाउ सी स्टूडेंट्स, वेवलेंथ जो हवा में होती है ना, या हम कह लें वैक्यूम में होती है, हम एयर लेते हैं क्योंकि एयर हम एक्सपेरिमेंट तो एयर में ही करते हैं। किसी भी डेंस मीडियम में वेवलेंथ एंटर होने के बाद पहले से कम हो जाती है, इवन स्पीड भी वेव की कम हो जाती है, बट यहाँ पे स्पीड का फैक्टर लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वेवलेंथ पे बात करते हैं। तो अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप एयर से किस में जाएंगे, किसी भी मीडियम में, तो वेवलेंथ n टाइम्स, अब यहाँ पे n क्या है, n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, तो वेवलेंथ n टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो लेट इट बी द फ्रिंज स्पेसिंग इन एयर। अगर आप एक्सपेरिमेंट को वाटर में डिप कर देंगे तो एयर की टोटल इक्वेशन वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। सो अब दो बातें सुनें, अगर हम वाटर में डिप करते हैं एक्सपेरिमेंट को, तो n वाटर इज ग्रेटर देन n एयर। y का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन क्या आ रहा है, इनवर्स आ रहा है, तो y यानी बीटा हैज इनवर्स रिलेशन विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों बढ़ेगा वहां पे फ्रिंज स्पेसिंग कम हो जाएगी। अच्छा, यहीं पे कहा जाता है कि जी जहां पर एयर मौजूद थी हमने वो एयर रिमूव कर दी, इसका मतलब है हम एक्सपेरिमेंट को कहाँ ले गए, वैक्यूम में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम वो लेस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से। अब क्या हुआ, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से कम हुआ, तो जो वैक्यूम होगा उसमें स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगी हमारी फ्रिंज स्पेसिंग। तो यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने आपको डेल्टा वाई, एल रिलेशंस, डी स्लिट डिस्टेंस रिलेशंस, वेवलेंथ रिलेशंस, वाइट लाइट कॉन्सेप्ट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्सेप्ट जो है ये प्रोवाइड किया है। अब इसके बाद हम जनरली बात करते हैं इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड पर। स्टूडेंट्स, अब जो पोर्शन है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, ये इन सेंस मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत सी एमसीक्यू बुक्स में जो एमडी कैट से रिलेटेड लिखी गई हैं, इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उन्होंने क्रिएट करके दिए होते हैं। गो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक एम कैट में इस पार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट इन ऑर्डर टू इक्विप यू विद द बेस्ट ऑफ द एमडी कैट फिजिक्स मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, अगर फोकस रखेंगे और ऑनलाइन प्रिपरेशन की डिफ़िकल्टी से ज़रा परेशान नहीं होंगे तो गौर से सुनिए मेरी बातें। एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एक लहर कितना बुलंद उठ सकती है, ये उसका एम्पलीट्यूड है। चूँकि लाइट वेव हम यूज़ करते हैं, यहाँ से भी एक लाइट वेव एंटर होती है, यहाँ से भी एक लाइट वेव एंटर होती है, तो अ वेव having maximum displacement from the mean position is called amplitude of the wave। एम्पलीट्यूड हो गया वेव का। अब इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को, रोशनी की शिद्दत। अब अगर आप किसी बल्ब के करीब हैं तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है, आप किसी बल्ब से दूर हैं तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम है। अब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का जो रिलेशन है स्टूडेंट्स, ये याद रखना है कि इंटेंसिटी is directly proportional to the square of the amplitude। इसी को उल्टा दें, it means amplitude is directly proportional to the square root of intensity। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके फॉर्मुलेशन बताऊंगा और इससे इसे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दूंगा ताकि आपको इस पार्ट से रिलेटेड कोई मुश्किल ना रहे। बाकी जो पोर्शन है वो बहुत ईजी है, उसमें डायरेक्ट कैलकुलेशंस दी होती हैं, यहाँ पर थोड़े से बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर और एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आई। इट मीन्स जहाँ I लिखा हो हम उसकी जगह ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और जहाँ ए लिखा हो हम उसकी जगह अंडर रूट आई भी लिख सकते हैं। अब देखें, एक वेव ने इस तरफ से एंटर होना है, एक वेव ने इस तरफ से एंटर होना है। अब एंटर होने से पहले यहाँ पर अभी एंट्री नहीं हुई, तो यहाँ पर मैंने लिखा है रेशियो ऑफ वेव्स बिफोर इंटरफेरेंस। एंटर होने से पहले स्टूडेंट्स जो इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव है डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव है, वो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड 1, यानी यहाँ पर जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड A1 और यहाँ पर इंटेंसिटी I1 है, यहाँ पर जो वेव उसका एम्पलीट्यूड A2 और इंटेंसिटी I2 है। तो इंटरफेयर करने से पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो आपने याद रखना है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो इट मीन्स I2 by I1 will be equal to A2 square by A1 square।
इंटेंसिटी रेशो, एम्पलीट्यूड रेशो पूछी जाए तो फिर I2 डिवाइडेड बाय I1 कर देना है। ऐसे क्वेश्चन के चांसेस कम हैं, बट ये क्या याद रखना है, बिफोर इंटरफेरेंस। अब आफ्टर इंटरफेरेंस, जब एक वेव इस साइड सेंटर होगी, एक वेव इस साइड सेंटर होगी, तो अब ये सुपरपोज करेंगी, या ये सुपरपोज करेंगी कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली। अब देखें, अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगी तो इनके एम्पलीट्यूड्स तो बढ़ जाएंगे, यानी ऐड अप होंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी तो एम्पलीट्यूड्स पहले से कम हो गए, यानी डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट होगा। तो नंबर 1 चीज़ याद रख लें, कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड ऐड होते हैं, डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अगर दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड्स बराबर हैं, यानी जितना A1 है उतना A2 है, तो हम A1 और A2 की बजाय भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव क्या हो जाएगा, A प्लस है 2A, और यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। अब ये जो कंडीशन है ये है परफेक्ट ब्राइट स्पॉट की और परफेक्ट डार्क स्पॉट की, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न परफेक्ट ब्राइट और परफेक्ट डार्क स्पॉट्स बनाए, तो रिमेंबर हमारे दोनों स्लिट से एंटर होने वाली इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए है। इसीलिए हम एक वेव फ्रंट को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ताकि दोनों तरफ से एंटर होने वाली वेव्स के एम्पलीट्यूड क्या हो, बराबर, और हमें इक्वली ब्राइट और इक्वली डार्क स्पॉट्स जो हैं वो मिल सके। तो यहाँ पे मैंने लिखा है परफेक्ट ब्राइट, परफेक्ट डार्क। अच्छा, ये तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एक ब्राइट स्पॉट की हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ I, और परफेक्ट डार्क स्पॉट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऑलराइट, यहां तक होगी एक बात। अब आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि ये तो तब है अगर एम्पलीट्यूड्स बराबर हो। एम्पलीट्यूड्स बराबर हो तो परफेक्ट डार्क स्पॉट बनेगा और परफेक्ट ब्राइट स्पॉट बनेगा। ऑलराइट, तो इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर इंटेंसिटीज एक जैसी ना हो, ठीक है, तो फिर क्या करना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एम्पलीट्यूड पहले से डबल है, यहाँ पे भी डबल है, चलें इसमें तो कंडीशन ऑफ ब्राइट ही रहनी है ना, लेकिन हमें असल मसला यहाँ पड़ेगा। हम अभी तक पढ़ते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से डार्क स्पॉट बनता है। अब ये बात भी याद रखें, ये डार्क स्पॉट सिर्फ उस सिचुएशन में बनता है जब एम्पलीट्यूड्स एक जैसे हों। अगर एम्पलीट्यूड्स एक जितने नहीं होंगे, लेट्स से एक वेव का एम्पलीट्यूड 2A है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड जस्ट A है, तो फिर इसका आंसर 0 तो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एम्पलीट्यूड्स एक जैसे नहीं होंगे तो परफेक्ट डार्क स्पॉट नहीं बनेगा। क्या होगा कि जो डार्क स्पॉट है वो भी थोड़ा थोड़ा ब्राइट सा अपीयर होना शुरू हो जाएगा। कब? जब एम्पलीट्यूड्स एक जैसे नहीं होंगे। यहाँ तक मैंने एम्पलीट्यूड्स पे बात कर ली। अब कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विल रेफर टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम एम्पलीट्यूड विल रेफर टू मिनिमम इंटेंसिटी। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा? A1 प्लस A2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो I मैक्सिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। अब मैंने यहाँ क्या कहा था कि अगर कहीं पर A हो तो आप उसकी जगह अंडर रूट I भी लिख सकते हैं। तो मैंने A1 की जगह अंडर रूट I1 और A2 की जगह अंडर रूट I2 लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये आपने I मैक्सिमम का फॉर्मूला अपने माइंड में बिठा लेना है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है अंडर रूट ऑफ फर्स्ट इंटेंसिटी प्लस अंडर रूट ऑफ सेकेंड इंटेंसिटी। यहाँ पे A1 माइनस A2 का स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला बन जाएगा। और मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? A1 की जगह आप लिख सकते हैं अंडर रूट I1 और A2 की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट I2। तो ये कौन सी इंटेंसिटी हो जाएगी? ये हो जाएगी मिनिमम इंटेंसिटी। तो अगर आपसे रेशो पूछी जाए तो I मैक्सिमम ओवर I मिनिमम इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड आएगा A1 प्लस A2 स्क्वायर, A1 माइनस A2 स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी आएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? और एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, स्लिट साइज भी तो हमने इक्वल रखे थे। फ़र्ज़ करें ये स्लिट साइज
ज़्यादा है और ये स्लिट साइज़ कम है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे डायरेक्ट फ़र्क पड़ेगा इंटेंसिटी को। ये छोटा सा रूल अपने पास लिख लें कि स्लिट साइज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। स्लिट साइज डबल करने से इंटेंसिटी डबल हो जाएगी, ठीक है, इंटेंसिटी डबल हो जाएगी और इंटेंसिटी याद रखें प्रोपोर्शनल टू क्या है? ए स्क्वायर्ड है। अगर इंटेंसिटी डबल होगी तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? √2 टाइम्स पहले से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक ये फॉर्मूला ज़रा ज़हन में रखें। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब देखें, इसमें फॉर एग्जांपल डिफरेंट सिचुएशंस हैं और उसमें आपसे जो पूछा जाए, लेट्स आपसे कहा जाता है कि दो वेव्स का एम्पलीट्यूड रेशो है 4:3, तो उनकी मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशो बनाएं। अच्छा, अगर कहा जाए ना एम्पलीट्यूड रेशो 4:3 है और कहा जाए सिर्फ इंटेंसिटी रेशो बताएं, तो स्टूडेंट्स इंटेंसिटी रेशो तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड हो जाएगी, ये 16:9 हो जाएगी। बट अगर आपसे कहा जाए मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी बताएं, इसका मतलब है ये आफ्टर इंटरफेरेंस की बात हो रही है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है? A1 + A2 स्क्वायर। मिनिमम क्या होती है? A1 - A2 स्क्वायर। तो 4 + 3 7 स्क्वायर 49, 4 - 3 1 स्क्वायर 1। तो मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो क्या हो जाएगी? 49:1। अब देखें आंसर्स कितने डिफरेंट हैं। अगर सिर्फ इंटेंसिटी रेशियो है तो 16:9 आंसर है, बट अगर मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी है तो फिर 49:1 है। सिमिलरली अगर कहा जाए कि दो वेव्स की इंटेंसिटी रेशियो 4:1 है, बताएं उनका एम्पलीट्यूड रेशियो क्या होगा? तो A1/A2 = I1/I2। सिंपली 1/4 लिखने आपके पास इंटेंसिटी रेशियो 1:2 आ जाएगी। फिर कहा जाए कि अगर दो वेव्स की इंटेंसिटी रेशियो 25:4 है तो मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो फाइंड करें, तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे √I1 + √I2 √I1 - √I2। तो इसको सॉल्व करें तो 25 से 5, 4 से 2, तो 5 + 2 7 स्क्वायर 49, 5 - 2 3 स्क्वायर 9, तो 49:9 विल बी द राइट आंसर। अगर कहा जाए कि स्लिट साइज रेशो 1:9 है तो इसका मतलब इंटेंसिटी रेशो 1:9 है, ठीक है। अच्छा, यहीं से एम्पलीट्यूड रेशो पूछी जाए तो एम्पलीट्यूड रेशो आपके पास क्या आ जाएगी? यहाँ पे 1:3 आ जाएगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो इंटेंसिटी के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, ये तो एम्पलीट्यूड्स की बात होगी। अगर यहीं से आपको कहा जाए स्लिट साइज रेशो 1:9 है तो मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड करें, तो चूंकि मैंने बताया कि स्लिट साइज इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, तो मैक्सिमम की √I1 + √I2 √I1 - √I2। अच्छा, यहाँ पर 1 - 9 नहीं करना आपने, ठीक है, कर भी देंगे, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर होगा उसका स्क्वायर के बाद पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे 3 + 1 स्क्वायर 3 - 1 स्क्वायर, आंसर एंड पे क्या आ जाएगा? 4:1। तो इस स्लाइड को गौर से ध्यान में रखते हुए कि अकेला इंटेंसिटी कहना और है, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी कहना और बात है। अब हम इस टॉपिक को फाइनलाइज करते हुए थोड़ा से पॉइंट्स को और देखेंगे और फिर आगे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपका एक मेजर प्रॉब्लम आता है अक्सर कैलकुलेशंस में कि बगैर कैलकुलेटर के आप बड़ी कैलकुलेशंस को कैसे सॉल्व करें। तो इसका बड़ा एक आसान सा हल है, लेकिन ऐसा आसान नहीं है कि आप एक ही दफ़ा इसको समझ के कहेंगे यस नाउ वी आर परफेक्ट। इन चीज़ों के लिए आपको कैलकुलेशंस की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सिचुएशन है कि वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम, स्क्रीन डिस्टेंस इज़ 40 सेंटीमीटर एंड स्लिट डिस्टेंस इज़ 0.012 सेंटीमीटर्स, और कहा जाए जी फ्रिंज स्पेसिंग यानी स्लिट जो है बैंड विड्थ फाइंड करें। अब फार्मूला आप अप्लाई करते हैं λ/d। 6000 एंगस्ट्रॉम -10 है, 40 सेंटीमीटर -2 है और 0.012 सेंटीमीटर ये भी -2 है। अब आपने स्टेप 1 क्या करना है? कैलकुलेटर के बगैर अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए आपने कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर्स ऑफ 10 जनरेट कर लें। जैसे 6000 को मैं लिख सकता हूँ 6 × 10⁻3, 40 को लिख सकता हूँ 4 × 10, और 0.012 को मैं लिख सकता हूँ 1.2 10⁻⁻²। इसमें आप थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने वाला जो टॉपिक है चैप्टर 1 से उसको देखें कि यहाँ पर मैंने पॉइंट को 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट किया,
ठीक है। तो चूंकि एक स्मॉलर नंबर है लिहाजा पावर नेगेटिव आएगी। अब अगले स्टेप में जो आपके पास नंबर्स हैं उनको एक साथ अलग करके लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 10। अब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड कर दें, 3 - 10 + 1 - 2, ये ऊपर सारी आपके पास पावर्स आ गई। इसी तरह 1.2 -2 और -2 ये आ गया। 6 4s are 24 डिवाइडेड बाय 1.2 10 पावर -8 10 पावर -4। अच्छा, सॉल्व यहाँ से भी हो सकता है, और आसान करना है इसको। 1.2 की बजाय हम एक पॉइंट और आगे ले जाएं तो 12, और ये -4 से क्या हो जाएगा -5, तो 12 × 2 24, ये -5 ऊपर आके +5 हो जाएगा, तो 2 × 10⁻³ आंसर आएगा। अब इसे चाहे तो आप 2 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप इसे 0.2 सेंटीमीटर्स भी लिख सकते हैं। तो ऐसे सवालों को अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बच्चों आपकी इस तरह के क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस होनी। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसके एमसीक्यूज़ को ज़रा मोटिवेशन से सॉल्व करके आप इस टेक्निक को यूज़ करते हुए विदाउट कैलकुलेटर अपने कैलकुलेशंस तक पहुंच सकते हैं। बट रिमेंबर, इस काम के लिए यू मस्ट हैव टू बी वेरी मच परफेक्ट इन राइटिंग द नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। पावर्स को कितना मतलब राइट से लेफ्ट आएंगे तो पावर पॉजिटिव होगी, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पावर नेगेटिव होगी। फिर इसका लास्ट पॉइंट, लास्ट आइडिया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, इसके बाद आगे क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे और आपने कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना। मैंने जितने आइडियाज़ आपको यहाँ पर दिए हैं, मैंने हर आइडिया से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एंड पे ऐड किया हुआ है। अगर आपको ये पूछा जाए कि एक स्क्रीन के ऊपर कोई फलां वेवलेंथ है, उसे इतनी फ्रिंजेस बन रही हैं, अगर हम वेवलेंथ को चेंज करते हैं तो फिर कितनी फ्रिंजेस क्रिएट होंगी। ये छोटा सा फॉर्मूला ज़हन में रखना है, n1 λ1 must be equals to n2 λ2। सेम यही फार्मूला डिफ्रैक्शन पैटर्न में भी यूज़ होता है, वो फिर डिफ्रैक्शन में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। लेट्स से कि एक वेवलेंथ λ1 है 5893 एंगस्ट्रॉम और उससे नंबर ऑफ फ्रिंजेस स्क्रीन पे बन रही हैं 62। अब अगर हम वेवलेंथ रिप्लेस कर दें 4358 एंगस्ट्रॉम से तो कितनी फ्रिंजेस बनेंगी। यूज़ दिस रिलेशन और n2 फाइंड कर लें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग मेथडोलॉजी यही है बड़ी कैलकुलेशंस के लिए, योर राइट आंसर विल बी 84। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एंटी टेस्ट बेस, सारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसको अच्छी तरह सुने, इसके पॉइंट्स अपने पास नोट करें और एट द एंड क्वेश्चंस आपने लाजमी करने हैं और सारे परफॉर्म करने हैं। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।